फॉर्मेशन। अच्छा, तो हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे थे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब 18 आवर्स का अगर चिक एम्ब्रियो देखा जाए तो उसमें नोटोकॉर्ड एक प्रोमिनेंट हमें स्ट्रक्चरल फीचर नज़र आती है। लेकिन बुक में जो डायग्राम है उसके अंदर नोटोकॉर्ड हमें नज़र नहीं आती जिसे 18 आवर्स का कहा गया। ठीक है। तो 25 आवर्स को अगर गौर करें तो उसके अंदर हमें वाजे तौर पे नज़र आती है बहरहाल, क्योंकि वो आगे जा चुकी है डेवलपमेंट। बहरहाल, in sections of embryo incubated from 18 to 20 hours, 18 से 20 घंटे के जो इंक्यूबेशन जिनमें हो चुकी, तो ये देखा गया कि इट इज सीन दैट एक्टोडर्म हैज स्प्रेड, एक्टोडर्म फैल चुकी है, एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज हो गई कैसे, इनटू ए कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल्स, कोहेरेंट आपस में मिले हुए सेल्स, मर्जिंग पेरिफरली, कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, पेरिफरली, यानी पेरिफरी में आपस में मिल रहे हैं, कहाँ से, यॉर्क के साथ। एंड द मार्जिनल एरिया, और जिसका जो मार्जिनल एरिया है जो एक्सपैंड कर रहा है जर्म लेयर्स का, मर्ज विद द अंडरलेइंग यॉर्क, इज नोन एज जर्म वॉल। अब ये जर्म वॉल किसे कह रहे हैं, ये जरा यहां से, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है जो अभी हमने रीड आउट की, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था उसके अंदर यही स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को कि इन सेक्शंस ऑफ एम्ब्रियो इनक्यूबेटेड 18 to 20 आवर्स, ये जो अभी हमने बुक से रीड किया, ये वही पैराग्राफ है। और साथ ऊपर डायग्राम इसलिए लगाई है कि ताकि मीनिंग समझ सकें। अब मीनिंग में बात क्या हो रही है कि एक्टोडर्म हैज स्प्रेड, एक्टोडर्म जनाब फैल गई है, और क्या हो गया, ये merging peripherally yolk के साथ, and the marginal area where the expanding germ layers merge। अब ये जहाँ पे मर्ज हो रही हैं, यहाँ से एरो मैंने लगाया आपकी आसानी के लिए समझने के लिए, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये एरो क्या शो कर रहा है, जरा इसको डायग्राम को देखें, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जर्म लेयर, कौन कौन सी जर्म लेयर, ये ब्लू एक्टोडर्म, ये येलो एंडोडर्म, और ये जो रेड है ये क्या है, मेसोडर्म। तो कोहेरेंट जर्म लेयर्स फैल रही हैं किसके ऊपर, साइड्स में मार्जिनल एरिया में, और नीचे क्या है, नीचे है यॉक। ठीक हो गया। तो ये जो मार्जिनल एरिया है, ये क्या कहा गया कि ये क्या बन गया, कलेक्टिवली इसको कहा है जर्म वॉल। ठीक है बेटा। तो जर्म वॉल जो बुक में शो की है वो दरअसल ये एक्सपेंडिंग जर्म लेयर्स, एंड द कैविटी बिटवीन द यॉर्क एंड द एंडोडर्म, और यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी। अब यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी कहाँ पे है, इसको जरा डायग्राम को ऊपर करें, ये एंडोडर्म है येलो, इसी एंडोडर्म को यहाँ ऊपर देखें तो ये कैविटी, ठीक है, जिसे आर्केंट्रॉन नाम देते हैं जनरली, यानी एंशियंट इंटेस्टाइन, तो ये है गैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है बेटा। तो ये येलो एंडोडर्म जो है, येलो एंडोडर्म यॉर्क को नीचे से कवर कर रही है, और ऊपर एक कैविटी जो बनी ये है गैस्ट्रिक कैविटी। तो ये बुक की स्टेटमेंट इस डायग्राम के साथ, ठीक हो गया। तो बिटवीन द यॉर्क एंड विच हैज बीन कॉल्ड गैस्ट्रो सील, सील का मतलब कैविटी, गैस्ट्रो कैविटी भी आप कह सकते हैं, गैस्ट्रिक कैविटी कह दें, अलबत्ता टेक्निकली इसको कहेंगे गैस्ट्रो सील, जो कि दरअसल प्रिमिटिव गट है, यानी इब्तिदाई जो इंटेस्टाइन है, गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस शक्ल में नजर आता है ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो हो गया पैराग्राफ यहां तक। जी, कहाँ गया ये, प्रिमिटिव गट। अब इससे आगे लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है, लास्ट पैराग्राफ के अंदर बात हुई है मेसोडर्म की फॉर्मेशन। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि मेसोडर्म, सॉरी, मेसोडर्म की बात तो पहले हो गई, सीलोम, कि सीलोम कैसे बनती है, तो सीलोम की फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब हुई है।
फ्रॉम हैंसेंस नोड डॉर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड। हैंसेंस नोड से डॉर्सल मेसोडर्म बन गई डॉर्सल साइड पे। ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स। अब ये सोमाइट्स कहाँ पे हैं? ये सोमाइट्स जो हम बात कर चुके ये हैं सोमाइट्स। ठीक है बेटा। तो ये इसकी बात हो रही है कि ये डॉर्सल मेसोडर्म बनी उससे सोमाइट्स बन गए। अच्छा, आगे क्या है? सोमाइट्स द लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज सिप्लेटेड। अब लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज सिप्लेटेड। अब हम बार बार उधर किताब की तरफ जाने की बजाय यहाँ से अगर देखें तो ये लाइंस वो बुक की हैं। ठीक है, ये ऊपर जो लाइन है ये बुक की लाइन है। द लेटरल प्लेट मेसोडर्म splits into two sheet like layers। दो शीट लाइक लेयर्स में चेंज हो गई। एक है सोमैटिक मेसोडर्म। तो ये सोमैटिक मेसोडर्म किसको कहा है? ये सोमैटिक मेसोडर्म ये देखें, ये है सिप्लिशन, यानी ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और इनके दरमियान में गैप आ गया, यानी पहले ये एक थी फिर स्प्लिट हो गई। वही चैप्टर नंबर 10 के शुरू में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक टेबल है जिसमें है एंटेरोसीलस और ड्यूटेरोसीलस के अंदर डिफरेंस, जिसको कहा गया शिजोसीलस स्प्लिटिंग। तो बहरहाल ये स्प्लिटिंग हुई और नतीजतन दरमियान में ये बन गई सीलोम। तो सीलोम फॉर्मेशन हम इसको हेडिंग देंगे इस पैराग्राफ को, जिस तरह यहाँ पे हमने दी है। और ये सीलोम फॉर्मेशन कैसे हुई? लेटरल प्लेट मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू टू शीट्स। एक सोमैटिक मेसोडर्म जो ऊपर की तरफ है और दूसरी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म जो अंदर की तरफ है। विद द स्पेस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान में स्पेस। The cavity formed between somatic and splanchnic mesoderm is coelom। तो ये सीलोम कहाँ नजर आ रही है? ये है सीलोम। दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, कौन सी दो मेम्ब्रेन? जो रेड कलर की हैं और मेसोडर्मन लेयर्स है। तो ये है इसकी बेटा डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन। तो सोमाइट्स आर सीन इन 25 to 26 आवर्स एम्ब्रियो। 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में हमें सोमाइट्स नजर आते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स। सोमाइट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, सेल मैसेज, सेल्स का ग्रुप, लेइंग इमीडिएटली लेटरल टू न्यूरल फोल्ड्स। लेटरल यानी साइड में। तो ये कहाँ पे है? ये न्यूरल फोल्ड्स के साथ, यानी ये न्यूरल ट्यूब बनी तो इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ हमें ये सोमाइट्स नजर आते हैं। तो बहरहाल ये चिप की डेवलपमेंट, क्योंकि डायग्राम्स के बगैर इसको समझना नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं नामुमकिन है, इसलिए डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन हमने एक दफ़ा ले ली। समझ ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और ये जो फाइल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये फाइल भी ऑलरेडी आपको शेयर हो चुकी है। और जहाँ जहाँ टर्म मौजूद है उस टर्म के साथ एरो के साथ वो शो कर दिया है कि ये बात किसकी हो रही है, ताकि डायग्राम से आप उसे मैच कर सकें। ठीक है बेटा। तो ये फाइल शेयर करने का मकसद ये था। अच्छा, अब आगे चले जनाब। अब आगे, ये तो हो गया न्यूरल फोर्ट्स, ये अभी हमने बात की। इससे आगे है न्यूरुलेशन, यानी नर्वस सिस्टम कैसे बनेगा। अब नर्वस सिस्टम कैसे बनेगा, इसको इसी चैप्टर में आगे फ्रॉग के हवाले से भी बात हुई है। तो हम पहले जरा फ्रॉग के हवाले से उसको सिंपल सा समझ लें ताकि चिक को उससे इजीली आप समझ सकें। तो बेटा ये है आपके सामने न्यूरुलेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के एम्ब्रियो में भी उसी तरह। अब जरा देखें जो अभी हमने डिस्कस हमने किया, नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के साथ ये जो आपको रेड सारा नजर आ रहा है, ये रेड है मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म। और जो ब्लू पार्ट है वो है, यानी ये ब्लू पार्ट ये है एक्टोडर्म या एपिब्लास्ट। तो पहले तो एक थी प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक तो खत्म हो गई, मेसोडर्म बन गई। मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बन गई। ठीक है, नोटोकॉर्ड के बाद फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद ये जो पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये जिसका कलर कह लें कि
ब्लू से डिफरेंट है, सायान कलर, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट से मेसोडर्म, इस पार्ट से नर्वस सिस्टम बनेगा। यानी जो एक्टोडर्म है ये ब्लू, इसी से नर्वस सिस्टम बनता है। और इस बनने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोलेशन। ठीक है। अब फ्रॉग के अंदर अगर हम देखें तो ये नोटोकॉर्ड जो मौजूद है बिल्कुल इसके ऊपर, ये जो एक्टोडर्म थी वो एक्टोडर्म चेंज होकर बनाएगी न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट यानी एक ग्रुप ऑफ सेल, एक प्लेट की शक्ल। फिर इस प्लेट के अंदर हमें चेंजेस नजर आएंगे। चेंजेस क्या होंगे, यानी आगे हम देखें तो सिर्फ न्यूरल प्लेट यहाँ पे हमने ले ली है। ये है न्यूरल प्लेट, ठीक है। ये थोड़ा सा सियान कलर या ग्रीन कलर आप कह लें, ये है न्यूरल प्लेट। ठीक हो गया। ये है एक्टोडर्म। तो देखा, ये देखने में ये आता है कि ये प्लेट जो है ये सिंक करती है। सिंक का मतलब डूबना, नीचे की तरफ जाना। यानी ये देखें यहाँ पे नीचे एरो से क्या शो किया है कि ये प्लेट नीचे की तरफ सिंक कर गई। ठीक है। अब ये सिंक करने के नतीजे में ये एक यू शेप, ये पूरी नाली तो नहीं बनी, यानी अब ये जो है ये फिर एक ग्रूव बन गया। इस ग्रूव को कहते हैं न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव यानी न्यूरल ट्यूब, या जिसको कहते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम जो बनता है, तो इनिशियली पहले बनती है न्यूरल ट्यूब। तो ये ट्यूब कैसे बनी कि सेल्स नीचे की तरफ सिंक कर गए, और ये जो साइड वाले थे ये साइड वाले एक दूसरे के, इस तरह कह लें, ये एक दूसरे के करीब आ गए। इस करीब आने में ये जो पार्ट है ये हमें थिक नजर आएगा, जिसे कहेंगे न्यूरल फोल्ड। न्यूरल फोल्ड। और इसी को आगे चलाएं तो आगे जरा यहाँ पे देखें, फिर आगे क्या हुआ कि आगे चलकर फर्दर ये जो नीचे सिंक कर गए थे वो आपस में मिल गए, ट्यूब पूरी हो गई, ठीक है, अलग हो गई। और ये ऊपर जो एक्टोडर्म थी ये एक दूसरे के साथ फिर ज्वाइन हो गई। ठीक है। अब ये जो ट्यूब बनी है, ये जो ट्यूब बनी है, ये ट्यूब कहलाती है न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब से फिर नर्वस सिस्टम बनता है। यानी नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है, और एक्टोडर्म दरअसल नोटोकॉर्ड के ऊपर नीचे की तरफ सिंक करती है, और सिंक करके उससे बन जाता है न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब फिर आगे बना देती है नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब अगर ये बात ध्यान में रखें और इसके बाद हम उसको रीड करते हैं, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये थी नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के ऊपर जो मौजूद थी एक्टोडर्म, उससे एक न्यूरल प्लेट बनी, वो न्यूरल ट्यूब अंदर की तरफ सिंक कर गई। सिंक करने के बाद वो आपस में मिल गई और ये एक ट्यूब कंप्लीट हो गई, इसे हमने न्यूरल ट्यूब का नाम दिया। तो नर्वस सिस्टम इस तरह से बनता है। अब इसको चिक डेवलपमेंट के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया है, अब उम्मीद है जरा बात थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डायग्राम कोई नहीं दी गई। तो बेटा जरा तवज्जो रहे, मैं रीड आउट कर रहा हूँ इसको कि ऑन द लिटरल डोर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला यानी जब तीन लेयर बन गई, ओवर द नोटोकॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर, जिस तरह अभी हमने बात की, नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रिजम्पटिव यानी पहले से तयशुदा न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट। ठीक है। यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म है वो दरअसल प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म कहलाएगी, कि इसमें तय है कि इसने आगे चल के क्या बनाना है, इसने न्यूरल ट्यूब बनानी है इन द फॉर्म ऑफ ए बैंड। इन द फॉर्म ऑफ ए बैंड, ये यहां से हम जो देख रहे हैं ये वाला केस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए बैंड, ये एक बैंड की शक्ल, यानी ये इस तरह का स्ट्रक्चर किसके ऊपर, नोटोकॉर्ड के ऊपर। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर ये एक बैंड की शक्ल में, एज गैस्ट्रोला इलोंगेट्स द द बैंड थिकन्स, गैस्ट्रोला जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट चलेगी, थिकन्स टू फॉर्म ए न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल प्लेट बन गई। इन चिक ऑफ 18 आवर्स न्यूरल प्लेट
was seen एज ए फ्लैट, 18 घंटे के अंदर तो ये एक हमें फ्लैट नजर आएगी, थिक एरिया नजर आएगा एक्टोडर्म का। लेकिन जब डेवलपमेंट 2-3 घंटे आगे चलेगी, यानी 21 to 22 आवर्स, ए लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज अकर्ड, एक फोल्डिंग नजर आएगी जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशिंग ए न्यूरल ग्रूव, जिसके नतीजे में न्यूरल ग्रूव यानी एक नाली बन जाएगी। ये ये जैसे नीचे सिंक कर रही है, तो ये एक नाली, ग्रूव, डिप्रेशन, तो ये न्यूरल ग्रूव है। ठीक है, तो न्यूरल ग्रूव अपीयर हो गया। और न्यूरल ग्रूव कहाँ पे है? इन मिड डॉर्सल लाइन, यानी डॉर्सल साइड पे, मीडियन दरमियान के अंदर है, ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स, न्यूरल फोल्ड के दोनों तरफ। अच्छा, इन 24 आवर्स, 24 घंटे, यानी 2 घंटे और आगे चलें तो फिर क्या है? In 24 hours embryo, the folding of neural plate is clearly visible. ये फोल्डिंग बड़ी वाज़ेह नजर आती है। द एम्ब्रियो इज नाउ टर्म्ड एज न्यूरूला, यानी ये न्यूरल ग्रूव बन गया, तो इसके बनते ही हमने अब उसको नाम दे दिया न्यूरूला का, यानी गैस्ट्रोला से आगे न्यूरूला। द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ग्रूव इज ए वाइडेस्ट, जो इसका एंटीरियर एंड होगा वो थोड़ा वाइड होता है, और उससे क्या बनता है? उससे बनता है फ्यूचर ब्रेन, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड, और जो पीछे का पोर्शन होगा उससे स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। इन द मीन टाइम द न्यूरल प्लेट सिंक्स, अब ये बात जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके, कि ये जो प्लेट थी, ये प्लेट सिंक करेगी, एंड द न्यूरल फोल्ड्स ग्रो टूवर्ड्स वन एंड अदर, एक दूसरे की तरफ। ये ठीक है, ये न्यूरल जो फोल्ड्स थे ये एक दूसरे की तरफ ग्रो इन्होंने किया, और ग्रो करने के बाद फाइनली इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ, ये फोल्ड्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, और नीचे न्यूरल ट्यूब अनदर एंड मीट इन द मिड डॉर्सल लाइन, और दरमियान में आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एंड कन्वर्ट द न्यूरल ग्रूव इनटू न्यूरल ट्यूब। और इस तरह जो न्यूरल ग्रूव था, वो जो नाली थी, वो नाली जो है एक ट्यूब में बदल गई, क्योंकि नाली ओपन हो सकती है ऊपर से, लेकिन ट्यूब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट। तो एट ईच एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब के दोनों किनारों पर, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर, ए स्मॉल ओपनिंग, उसको ट्यूब, क्योंकि आमतौर पे हम लेते हैं कि ट्यूब वो होती है जिसके किनारे ओपन हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो एक साइड जो एंटीरियर है, एंटीरियर साइड पे ब्रेन बनेगा, पोस्टीरियर साइड पे भी, ये कह लें कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोर मौजूद है उनको न्यूरोपोर का नाम दिया, विच क्लोज लेटर, जो बाद में बंद हो जाते हैं। विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल ट्यूब के बनने का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया, क्योंकि न्यूरल ट्यूब से बनेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रल। अब पेरिफेरल कहाँ से बनेगा? सवाल ये पैदा हो जाता है कि पेरिफेरल कहाँ से बनेगा। तो पेरिफेरल का यहाँ पे तस्करा नहीं किया, लेकिन अलबत्ता हम डायग्राम को अगर देखें, तो इस डायग्राम में आपको एक चीज नजर आ रही है, न्यूरल क्रेस्ट, यानी ये तो बन गया, जो ट्यूब है, ट्यूब से बनेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेल हैं क्रेस्ट के, जिसको आगे भी देखें तो ये ये सेल जो ग्रीन कलर के हैं और ट्यूब का हिस्सा नहीं है, ये साइड पर फैल रहे हैं, तो ये बनाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस यानी नर्व्स और मुख्तलिफ उसके फर्दर गैंग्लिया वगैरह वो स्ट्रक्चर्स। तो ये है बेटा न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें कि टॉपिक है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। अच्छा बेटा, यहाँ से मैं थोड़ा सा क्विकली आगे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूरोलेशन पे काफ़ी बात हो गई। इस मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट को छोड़कर इसको हम क्विकली इंशाल्लाह लास्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये है पेज, आप बुक पे जाएंगे तो पेज नंबर 116, पेज नंबर 116, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अलबत्ता मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से बात हम करेंगे इस पैराग्राफ से। अब इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि स्पीमैन, स्पीमैन साइंटिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट,
स्पीमैन परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट किए, पूरी सीरीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर? एम्फीबियन एम्ब्रियो, एम्फीबियन यानी फ्रॉग, ठीक है। ये नीचे आप देख रहे हैं एक्टोडर्म फ्रॉम द फ्रॉग। अब इसीलिए हम शुरू से फ्रॉग को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बुक ने फ्रॉग से कंपैरिजन या फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट दिए हैं। ये एक्सपेरिमेंट किए क्यों गए? इन एक्सपेरिमेंट का मकसद था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी सेल मुख्तलिफ क्यों हो गए, नर्वस टिश्यू कैसे बन गई, इसी तरह गट कैसे बनी, यानी सेल, ये डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट सबकी डिटेल नहीं है, एक खास चीज जो हमने डिस्कस करनी है इन एक्सपेरिमेंट से, वो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? पहले दो एक्सपेरिमेंट जो उसने किए उसको जरा देख लें। उसने पहले क्या किया कि एक्टोडर्म फ्रॉम फ्रॉग्स एम्ब्रियो, फ्रॉग के एम्ब्रियो से उसने एक्टोडर्म यानी ऊपर वाली जो लेयर है उसको हटा दिया, एंड ग्रू इट इन ए सेपरेट डिश, उसको एक अलग डिश में रख लिया उसके अंदर ग्रो करने के लिए। जबकि जिससे उसे काटा गया था, द एम्ब्रियो फ्रॉम विच द पीस ऑफ द ectoderm was removed, वो जिससे ये पीस काटा गया था, was unable to form normal nervous system, देखा ये कि उसमें नर्वस सिस्टम नहीं बन सका, बट हैज ए डिफेक्टिव, सही नहीं बना, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, यानी बना तो सही अधूरा बना, यानी डेवलपमेंट उसकी पूरी नहीं हो सकी। सिमिलरली द आइसोलेटेड पीस, वो जो पीस काटा था एक्टोडर्म का, डिड नॉट डेवलप एनी स्ट्रक्चर इवन दो इट वाज एक्टिव एंड हेल्दी, यानी उसने किया ये कि फ्रॉग के एम्ब्रियो से, फ्रॉग के एम्ब्रियो से एक्टोडर्म का पीस काटा, ठीक है, और एक्टोडर्म का पीस काट कर उसने अलग कर दिया। यानी सपोज ये है हमारे पास फ्रॉग का एम्ब्रियो, ये है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म, ये अगर याद हो आपको तो हमने बात की ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर में ये है डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी यहाँ के सेल फ्यूचर की मेसोडर्म बनाते हैं, ये सेल अंदर की तरफ माइग्रेट होते हैं और फ्यूचर मेसोडर्म बनाते हैं, ये बात हम पहले कर चुके। तो उसने ये किया कि एक्टोडर्म जो है उसको काट दिया। एक्टोडर्म काटने का नतीजा क्या हुआ कि उसमें, क्योंकि नर्वस सिस्टम बनता है फिर आगे चलकर मेसोडर्म, सॉरी, जो नोटोकॉर्ड है वो इस मेसोडर्म से बनती है, और फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर चलकर क्या होता है, बनती है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल प्लेट बनी, फिर न्यूरल प्लेट जो है ये ये है नोटोकॉर्ड, और उसके ऊपर न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से फर्दर नर्वस सिस्टम बना। तो उसने अगर इसको इब्तिदाई स्टेज पे यहाँ से एक्टोडर्म को हटा दिया, तो नतीजतन देखा ये कि ना तो रिमेनिंग पार्ट में नर्वस सिस्टम बन सका, और ना ही एक्टोडर्म भी, डेथ तो नहीं हुई लेकिन उससे कुछ भी नहीं बना। ये था पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद इन अनदर एक्सपेरिमेंट, फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने ये किया कि, ये देखें, उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि एक एम्ब्रियो से डॉर्सल लिप के सेल्स ये काटे, और एक दूसरे एम्ब्रियो में जिसमें डॉर्सल लिप है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे डॉर्सल लिप इसका इंटैक्ट है, नॉर्मल, लेकिन ये सेल इसके अंदर इस जगह पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। एक एम्ब्रियो से डॉर्सल लिप के सेल लिए जिन्होंने आगे चल के क्या बनाना था, नोटोकॉर्ड, और फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर बननी थी न्यूरल प्लेट, उस न्यूरल प्लेट से बनना था न्यूरल ट्यूब, और फिर उससे आगे नर्वस सिस्टम। तो बिल्कुल शुरू में उसने ये डॉर्सल लिप के सेल काट के इधर लगा दिए। फिर क्या हुआ? फिर देखने में ये आया कि ये कि हुआ ये कि ये ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया। अब इस स्ट्रक्चर में क्या था? इस स्ट्रक्चर में हम ये देखें, इसको क्रॉस सेक्शन यानी काट के देखा तो ये है। यानी इसके अंदर दो नर्वस सिस्टम बन गए, यानी
एक तो उसके अंदर जो अपना डॉर्सल लिप था उससे सेल अंदर गए, उससे नोटोकॉर्ड, सॉरी ये जो येलो है ये नोटोकॉर्ड भी बनी, और नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल ट्यूब भी बनी, न्यूरल ट्यूब से नर्वस सिस्टम बन गया। लेकिन जो उसने दूसरे एम्ब्रियो से काट के डॉर्सल लिप के सेल लगाए थे, उसके नतीजे में भी यहाँ पे देखें ये सेकेंडरी नोटोकॉर्ड, यानी वो जो सेल जो अभी अंदर भी नहीं गए थे, एक्टोडर्म के सेल थे, अभी ब्लास्टोपोर के सेल थे, वो अंदर जाके उन्होंने क्या बनाना था, उन्होंने अंदर जाके मेसोडर्म, मेसोडर्म उसके आगे हैंसेन्स नोड, हैंसेन नोड से नोटोकॉर्ड, और फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल ट्यूब, ठीक है, और नर्वस सिस्टम। तो जो डॉर्सल लिप के सेल इसमें लगाए उसने वही सारे काम किए जो उसने अपने एम्ब्रियो में करने थे, यानी इस दूसरे एम्ब्रियो में इस जगह पर भी नर्वस सिस्टम भी बन गया, इवन डेवलपमेंट आगे चली। तो ये आपके सामने दो लार्वे बन गए पूरे, एक और ये एक, दो, यानी सिर्फ डॉर्सल लिप के सेल एक एम्ब्रियो से काट के दूसरे में लगाए, तो डॉर्सल लिप के सेल्स ने पूरा प्रोसेस, पूरा एम्ब्रियो जनरेट कर दिया। अच्छा, 30 मिनट्स हो गए हमें, ठीक है, चलें बहरहाल। तो ये बेटा ये बात नोट किया आपने कि डॉर्सल लिप के सेल्स, अब बुक ने इसको यहाँ पे इस तरह दिया है ये, कि in another experiment he separated the mesoderm underlying ectoderm and folded the flap of ectoderm to its original piece, और ओरिजिनल पीस को वापस बंद कर दिया। द फ्रॉग डिड नॉट डेवलप एनी नर्वस सिस्टम। अच्छा, जिससे काट लिया था उसमें तो नर्वस सिस्टम नहीं बना। सो इट वाज प्रूव्ड दैट मेसोडर्म हैड सम इफेक्ट्स ऑन द एक्टोडर्म टू स्टिमुलेट द एक्टोडर्मल सेल्स। अच्छा जी, यहाँ पे ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जिसे नाम दिया गया, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में, अच्छा मैं असल में रुक इसलिए गया हूँ कि हमारे पास है ओनली 10 मिनट्स, यानी ये फिर सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो आपसे पूछना ये है कि क्या तीसरा पीरियड भी शुरू किया जाए इस 10 मिनट के बाद, या फिर कल हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्लास में कवर कर लें। जी बेटा क्या किया जाए, जरा दो एक ओपिनियन अपनी दे दें, मुझे पता चल जाए कि आप क्लास छोड़ के भाग तो नहीं गए हैं, बैठे हैं। जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? 24 स्टूडेंट्स क्लास में शो हो रहे हैं, जरा दो तीन ओपिनियन, टेक्स्ट मैसेज नहीं। यस सर। आगे कंटिन्यू कर लें तीसरा सेशन ताकि बात खत्म हो जाए। यस सर, कर लें। कर लें, अच्छा जी, एक वॉइस आई जी है। सर, कर लें। कर लें, ओके बेटा, ठीक है, फिर हम टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और फिर अगला स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन तो किया ये, जो अभी हमने सिंपली बात कर ली कि एक से लिया, ठीक है, और दूसरे के अंदर पेस्ट कर, इसके अंदर इसको ओपन किया, इसके अंदर सॉरी, ये यहाँ से सेल लिए और यहाँ से इसको ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के नतीजा क्या हुआ कि इसके अंदर जो अभी हमने डायग्राम, ये देखें ये वाली डायग्राम, तो इसके अंदर दो नर्वस सिस्टम बन गए, इसके अंदर दो नर्वस सिस्टम बने, इवन उससे आगे दो एम्ब्रियो भी बन गए, यानी क्रॉस सेक्शन ये दिखाया बुक के अंदर थोड़ा सा, कह लेंगे डिफरेंट कलर में। तो ये बात समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, उसने ये जो स्पीमैन, Spearman designated the dorsal lip area of the primary as the primary organizer। उसने कहा कि ये जो डॉर्सल लिप के सेल हैं ये दरअसल बुनियादी प्राइमरी इब्तिदाई ऑर्गेनाइजर है। क्या ऑर्गेनाइजर है कि ये ऑर्गेनाइज कर रहा है आगे मेसोडर्म बनना, मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बनना, नोटोकॉर्ड से नर्वस सिस्टम बनना, और फिर उससे आगे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा आगे फर्दर, यानी पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है, because it was the only tissue capable of inducing development of the secondary embryo। सेकेंडरी एम्ब्रियो ये अभी जो डायग्राम में हम देख रहे थे, ये सेकेंडरी नोटोकॉर्ड है,
तो ये प्राइमरी एम्ब्रियो और सेकेंडरी एम्ब्रियो, समझ गए? यानी डॉर्सल लिप के सेल्स ने पूरा एक एम्ब्रियो बना डाला, यानी उनके अंदर पहले इतनी से ये कह लें कि एबिलिटी है कि दैट इज ऑर्गेनाइजर। तो दिस वाज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन। तो उसको प्राइमरी इंडक्शन भी नाम दिया जाता है। प्राइमरी इंडक्शन को अब डिफाइन करें अगर, जी अरूज बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया था अरूज। कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ही हाथ खड़ा हो गया था। तो ये है प्राइमरी इंडक्शन। अब इसको डिफाइन कर लें। द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स की ये कैपेसिटी टू इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर्स, एम्ब्रियो के कुछ सेल्स की ऐसी एबिलिटी कि वो क्या कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स देते हैं दूसरों में, अपने साथ वालों में। उसको, इस फिनोमिना को नाम दिया गया, इज वाइड स्प्रेड इन डेवलपमेंट। ऐसा बड़ा कॉमनली देखा जाता है डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है। वर्क ऑन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाज रिपोर्टेड बाय हैंस स्पीमैन एंड हिल्दे मैंगोल्ड इन 1924। दे टुक टू एम्ब्रियोज ऑफ द सिलेमेंडर। ये डिस्क्रिप्शन है, अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं कि सिलेमेंडर के दो एम्ब्रियो लिए, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट किया, और नतीजा ये देखने में आया कि सेकेंडरी नोटोकॉर्ड भी बनी, सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब भी बनी, नर्वस सिस्टम भी बना, इवन एक सेकेंडरी एम्ब्रियो भी बन गया। तो यहाँ पर कहा यह गया कि इसका मतलब है कि डॉर्सल लिप के सेल एक तो पहले से तयशुदा है कि उन्होंने करना क्या है। फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर उसके बनने का मतलब ये लिया जाता है कि नोटोकॉर्ड के सेल इंड्यूस करते हैं अपने ऊपर मौजूद एक्टोडर्म को कि वो न्यूरल ट्यूब बनाए। इसे कहते, ये एक एग्जांपल है प्राइमरी इंडक्शन। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्वस सिस्टम बनना इंडिकेट करता है कि नोटोकॉर्ड ने फिर फर्दर इंड्यूस किया सेल्स को एक्टोडर्म के कि वो न्यूरल ट्यूब बनाए, और फिर न्यूरल ट्यूब से आगे नर्वस सिस्टम बन गया। तो यहाँ ये बात बेटा ख़त्म हो गई, समझना है तो इसको रिपीट कर लीजिएगा। असल में डेवलपमेंट चैप्टर के शुरू में हम क्लास में बात कर चुके हैं कि खासी कॉम्प्लेक्स है, डायग्राम्स के साथ साथ इसको जब तक मैच ना किया जाए समझना मुश्किल होता है। अच्छा अब हम आ गए लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। इस मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे बड़ा सिंपल सी बात है कि सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियस डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, या फिर साइटोप्लाज्म करता है, या फिर दोनों करते हैं? और इसका सिंपल जवाब ये है कि दोनों का रोल है। न्यूक्लियस भी कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म भी कंट्रोल करता है। दोनों मिलकर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट को। अब ये बातें कैसे फाइनलाइज हुई, यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट हैं कि किस तरह ये बातें सामने आई। ठीक है बेटा। तो मैं अब इसको ज़रा रीड कर रहा हूँ, और अगर ये टर्मिनेट हो जाए सेशन तो फिर दोबारा आपने ज्वाइन करना है चंद मिनट बाद। We know that from a single cell zygote, multicellular individual is formed, and zygote contains complete information in the form of genome, which has come in the form of chromosome from the eggs and sperm. एग और स्पर्म में मौजूद क्रोमोसोम में सारी इंफॉर्मेशन है, तो जाइगोट में सारी इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट को कंट्रोल करने की। अब जाइगोट इज ए सेल, ठीक है। ड्यूरिंग क्लीवेज जाइगोट डिवाइड्स इनटू मैनी सेल्स। फिर एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए। ईच सेल हैज फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हर सेल में पूरा क्रोमोसोम का सेट मौजूद है। अगर ह्यूमन की बात करें तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम, और फिर जितने भी सेल बनेंगे सब में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्योंकि ये माइटोसिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सेल्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। लेकिन जब डिफरेंशिएशन होती है तो ये एक पॉइंट याद रखने का है, सम जीन्स रिमेन एक्टिव। तो वो जो पूरा सेट है क्रोमोसोम का और उसके अंदर पूरा सेट है जीन का, सारे जीन एक्टिव नहीं होते। कुछ जीन जिन्होंने डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है उन्होंने एक्टिव होना है, और फिर उन जीन्स में से भी
किसी सेल में कोई जीन एक्टिव होंगे, किसी में कोई एक्टिव होंगे, जिसके नतीजे में कोई मसल सेल बनेगा, कोई न्यूरॉन बनेगा। तो जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइल अदर्स स्विच ऑफ, यानी जीन्स स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं कि कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे और कौन से नहीं होंगे। यानी मसल सेल और न्यूरॉन सेल दोनों में सारे जीन प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन मसल सेल मसल में डेवलप हुआ इसलिए कि उसमें खास सेट ऑफ जीन एक्टिव था, जबकि न्यूरॉन इसलिए न्यूरॉन बना कि उसमें सेट तो पूरा था, लेकिन दूसरे जीन जो मसल में एक्टिव नहीं थे वो यहाँ पे एक्टिव हुए। तो जीन्स की एक्टिविटी में फर्क है। द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज रिवील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब ये फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट उसके अंदर बात करेंगे, ये आखिरी मिनट कंटिन्यू है। तो ठीक है बेटा, ये भी आपको कह लें कि वीडियो तीनों मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अभी हम अगला स्टार्ट करेंगे और वो थोड़ा ही होगा। उम्मीद है कि 10 15 या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा में बात कंप्लीट हो जाएगी। तो कोशिश करें तीसरा लेक्चर भी आप लें, या लेक्चर का तीसरा हिस्सा भी। ठीक है।